हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 14 देखेंगे, जिससे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 13 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती हैं, जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती हैं, जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल पूछा गया है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, या फिर 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, या फिर 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखनी है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात अक्टूबर नवंबर माह में बनते हैं। भारत में चक्रवातों का निर्माण अरब सागर से अधिक बंगाल की खाड़ी से होता है और तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है 8 डिग्री उत्तर से लेकर के 15 डिग्री उत्तर अक्षांश से मध्य होता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 8 डिग्री से लेकर के है ना 15 डिग्री के मध्य, याद रखना है। ठीक है ना, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातें 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री उत्तर अक्षांश से मध्य पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है 15 अक्टूबर, बी ऑप्शन सही है। याद रखनी है, दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश होकर आती हैं। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निर्वतन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहाँ पे पूछा गया था, टिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? अक्सर कोपेन जलवायु वर्गीकरण पूछा जाता है, लेकिन अब यहाँ पे टिवार्था के बारे में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको टिवार्था के बारे में भी, जलवायु वर्गीकरण के बारे में आपको अच्छे से पढ़ करके जानी होगी, एग्जाम में आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था कि टिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सवाना प्रकार और भूमध्य सागरीय प्रकार का कदापि नहीं होगा। सही आंसर इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। याद रखनी है, टिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन भी होता है भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्रों में, जो खट्टे फलों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही होगा, याद रखिएगा। बाकी आप चाहें तो भारत के वर्गीकरण देख सकते हैं, एच प्रकार का यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ भी एच प्रकार के आपको जलवायु वर्गीकरण किया गया है। इधर BS है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, एक कोपेन जलवायु वर्गीकरण वाला भी एक तरफ रखें और एक इसको रखें और दोनों में मैच करके देखें कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या रखा गया है। ठीक है, चलिए
थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, टिवार्था एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भारत के जलवायु को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन? तो याद रखिएगा A, B टाइप, C टाइप और H टाइप। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा जरूर से। ठीक है, अब टिवार्था एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भारत के जलवायु प्रदेशों को 4 वर्गों में या 4 भागों में विभाजित किया है, A, B, C और H में। यहाँ पर A का अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। ठीक है, A के बारे में याद रखिएगा, A का अर्थ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु, जबकि B का अर्थ है उष्ण शुष्क जलवायु। ठीक है, याद रखिएगा, B का अर्थ है उष्ण शुष्क जलवायु, जबकि C का अर्थ है यहाँ पे अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जबकि H का अर्थ है पर्वतीय जलवायु। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है, यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? सवाल है, कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 1 से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा कि मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़ करके के क्षेत्रों को शामिल किया गया है या शामिल किया जाता है। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। उपरोक्त तो सभी विकल्प आप देखेंगे कि गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर ई ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, GT टिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, कौन सा है? मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, 1 से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र पूछा है, कहाँ पे होगा? मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, 1 से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, पश्चिमी तट, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना, मैप के जरिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर AM टाइप का देखेंगे तो कहाँ पे है? ये वाला पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट, आप जो भी कहें। ठीक है, और ये क्या था? ये था पर्वतीय वन, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सा जंगल किस टाइप का वर्गीकरण कहाँ पे किया गया है। तो AM टाइप का कहाँ देखने को मिल रहा है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, जिसमें A का अर्थ हम बताए थे कि 4 वर्गों में बांटा गया था, उसमें से A था, तो A का अर्थ क्या था? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु, है ना। 4 वर्गों में हम लोग बांटे थे ना, A, B, C और H। तो H क्या था? पर्वतीय वन, जबकि A के बारे में बताए थे हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। ठीक है, इसको भी देखेंगे तो 2 वर्गों में बांटा गया है ना, AM टाइप में और AW टाइप में। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस फिर करेंगे, कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो। फिलहाल आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिमी तट। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? कुछ ऑप्शन दिया गया था, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, 1 से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC TRE 3.01 एक क्लास 1 to 5 के लिए 1 to 5 में पूछा गया था, यदि एग्जाम जो हुआ था, क्योंकि इससे पहले एग्जाम कैंसिल भी हुआ था एक बार, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे मध्य प्रदेश। याद रखनी है, भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागवान, जिसे सागवान भी कहते हैं, के वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है। सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अगला सवाल पूछा गया था, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? इजी सा सवाल था, पूछा गया कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सुंदरगढ़, सुंदरवन, सुरेंद्रनगर, 1 से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बस ऑप्शन में कन्फ्यूजन किया गया, बाकी कुछ नहीं है। सही आंसर है सुंदरवन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। याद रखनी है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है।
इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांटेदार जंगल कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे शुष्क क्षेत्र में देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है सही आंसर क्या है, कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कर्नाटक के क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र कुछ भागों में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको कांटेदार जंगल, थोड़ा कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ पे कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अच्छा, ये कांटेदार जंगल कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे या तो शुष्क मौसम होता है या फिर यूँ कहें कि जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है ना। कांटेदार जंगल व झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा, घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। सवाल फिर से सुनिएगा। सवाल है, घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि ये सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है। सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अवर्गीकृत वन। आसान सा ऑप्शन दिया हुआ है, अवर्गीकृत वन होगा। ठीक है, अवर्गीकृत वन ऐसे वन होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा करके उसका इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, चारागाह का इस्तेमाल कर सकता है, जंगल जलावन लकड़ी वगैरह ला सकता है, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे सुरक्षित वन और संरक्षित वन, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। तो रिजर्व में याद रखना है कि रिजर्व में किसी भी तरह का जो हस्तक्षेप होता है पब्लिक का या लोगों का, वो बिल्कुल मना होता है, मना ही होता है आने के। आप वहाँ पर उसके अंदर जा ही नहीं सकते हैं बिना सरकार का परमिशन के बिना, जंगल विभाग के परमिशन के बिना अंदर आप नहीं जा सकते। वहाँ पे कोई भी आप कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई भी कर सकते, वहाँ पर आप क्रियाकलाप नहीं कर सकते, एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि आप जा सकते हैं लेकिन जंगल के नुकसान पहुँचाए बिना आप जंगल में जा कर के आराम से कुछ काम कर सकते हैं। जैसे अगर सूखी लकड़ी लाना चाहे ला सकते हैं, है ना, कुछ फल वगैरह है तो ले आ सकते हैं, मतलब जंगल का नुकसान पहुंचाए बिना आप उस जंगल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये रिजर्व फॉरेस्ट में, सुरक्षित वन में आप किसी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो सिंपल से हम कहें तो घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होता है। संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती हैं। ठीक है, संरक्षित वन में, जबकि आरक्षित वन में किसी भी तरह का छूट नहीं होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात हो रहा है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, वर्षा वन के बारे में बात हो रहा है, तो सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट में आप देखेंगे कि कर्नाटक, केरल दोनों शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए?
25, 33, 39 एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन 33। याद रखना है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। यहाँ पे याद रखना है ISFR 2023 के रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो वन कितना परसेंट है, वन क्षेत्र जो है आपका 21.76% है। ठीक है, ISFR रिपोर्ट जो 2023 में आई है उसके अनुसार वन कितना है 21.76%। और वृक्षारोपण कितना है, वृक्षारोपण को भी ऐड कर दें तो इसमें है 3.41%। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 25.17%। ठीक है, तो देख लीजिएगा सवाल में किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या वन के बारे में बात हो रहा है या फिर वन और वृक्षारोपण दोनों को शामिल किया जा रहा है। अगर वन एवं वृक्षारोपण, वन एवं वृक्ष को दोनों को शामिल किया जाए, इंक्लूड किया जाए तो 25.17% होगा। अगर वन सिर्फ पूछे तो 21.7% होगा। अगर वृक्षारोपण पूछा जाए या वृक्ष पूछा जाए तो 3.41% होगा। तो सवाल देख लीजिएगा एक बार क्या पूछा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो वांछित परसेंट है उससे हम लोग बहुत पीछे हैं। देखिए लगभग 33 चाहिए, 25 पर हैं, अभी 8%, बहुत बड़ा अमाउंट है जहाँ से हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है, भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। याद रखना है, भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी घाट, नीलगिरी है ना, जहाँ पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलती हैं वहाँ पे नीलगिरी है, पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वत प्रमुख, ये जो विंध्याचल श्रेणी है वो इसके प्रमुख रूप से आते हैं इसमें से। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा नहीं कह सकते, कभी कभी भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र इन सभी जगह देखेंगे कि यहाँ पे भूस्खलन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पूछा था नहीं है तो ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा नीलगिरी है ना और विंध्याचल पर्वतमाला आधा कदाब देखेंगे तो सतपुड़ा हो गया, शिवालिक हो गया, मध्य भारत के पठार हो गए, यहाँ भी भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। ऑप्शन है मालाबार, कोरोमंडल, कोकन एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे कोरोमंडल, बी ऑप्शन। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, बंगाली खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का देखेंगे तो 58% पूर्वी तट पर को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान कितना होना चाहिए, तो ये आदर्श तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल भी प्रदान करता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला दे रखा है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुँच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुँचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव को माना जाता है। ये कथन गलत है। याद रखिएगा, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुँचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। कितना, 40 डिग्री या इससे अधिक। तो ये कथन गलत हो गया।
सेकेंड कह रहा है यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। याद रखिएगा, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। अर्थात ये भी गलत है, अर्थात उल्टा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जो पहाड़ी के लिए है वो मैदानी में दे रखा है, जो मैदानी का जो तापमान होना चाहिए वो पहाड़ी में दे रखा है। ठीक है, ये उल्टा कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा। 40 यहाँ कर लीजिए, 30 यहाँ कर लीजिए, बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे दोनों कथन क्या है, गलत है। तो डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि इसके अतिरिक्त सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस अथवा उससे अधिक की वृद्धि को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है। अर्थात अगर कहीं का सामान्य तापमान कितना है, मान लेते हैं कि 32 है। ठीक है, अगर वहाँ पर 7 डिग्री का तापमान अगर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे वहाँ पे हीट वेव माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 69 आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था 2023 में, वहाँ से हमने ये सवाल लिया हुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल अच्छा था इसलिए हमने यहाँ पर लिया है, हो सकता है कि ये बीपीएससी टीआरबी एग्जाम में पूछा जा सके। अगला सवाल पूछा गया था कि मृदा का पलबार करना संबंधित है। सवाल क्या है, मृदा का पलबार करना संबंधित है। पलबार मतलब होता है मल्चिंग। मल्चिंग आप लोग सुने होंगे, ठीक है, कई बार आप लोग सुनेंगे मल्चिंग क्या है। ठीक है, मल्च। ठीक है, तो पहले तो बता देते हैं यहाँ पे कि मल्चिंग होता है क्या है। याद रखिएगा, मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य होता है मृदा की नमी को बनाए रखना। ठीक है, मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा को पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जो खेतों में नमी को बरकरार रखती हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई खेत है तो हम लोग क्या करते हैं कि पुआल, पत्ता वगैरह से हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं, ताकि क्या हो कि इसके अंदर जो मिट्टी है उसकी नमी बनी रहे, है ना। तो यही हो, इसी को कहते हैं मल्चिंग। तो ये पूछा गया यहाँ पे मृदा का मल्चिंग करना संबंधित है किससे। ऑप्शन दे रखा है खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, या फिर मृदा की नमी को बनाए रखने से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं, पलवार करते हैं। ठीक है ना। बीपीएससी टीआरबी 3.0 में सवाल पूछा गया था। चलिए अगला सवाल है, पूछा गया था कि गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है ना। पूछा गया है गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है, तो सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं नवीन और जो बांगर खादर मिट्टी जो होती है ना, तो यहीं पे देखने को मिलती है। तो ये इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी के मुख्यतः बांगर, जिसे पुरानी मिट्टी कहते हैं, और खादर, जिसे नई मिट्टी कहते हैं, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली, यहाँ पे क्या होना चाहिए, छूट गया है, काली मिट्टी पाई जाती है ना। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। याद रखिएगा, काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। वैसे तो काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती हैं। इसे रेगुर काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, चेरनोजम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है, और इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे इस तरह की मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार से ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में। सही आंसर होगा यहाँ पे मेघालय। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि उपरोक्त विकल्पों में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टियाँ क्रमशः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, चूना और तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ देखने को मिलेगा आपको,
केरल में, असम में और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, एक और डी ऑप्शन दे रखा है कि पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है, क्योंकि ये बीपीएससी 69th एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो देखेंगे कि सही आंसर यहाँ पे क्या है, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, जो कि झारखंड में है और बिहार से सटा हुआ एक जिला है। ठीक है, तो ये सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, याद रखिएगा पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अभ्रक खानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत के अभ्रक के कुल भंडार का लगभग 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।